हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया जाता है तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना होता है, उस फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है डाइपोल पे। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कंसिडर कर रहा हूं। मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से θ1 डिग्री एंगल बनाते हुए रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से इस एंगल को मेजर किया गया है। डाइपोल का प्लस चार्ज आप इस कॉर्नर पे और माइनस चार्ज इस कॉर्नर पे कंसीडर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इस डाइपोल को प्लेस किया गया है और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से θ1 एंगल बनाते हुए रखा गया है। इस डाइपोल की लेंथ को आप 12 कंसीडर कर लें, जैसा कि हम कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा कंसीडर करते हैं डाइपोल के केसेस में। मान लीजिए हमें इस डाइपोल को इस ओरिएंटेशन से एक दूसरे ओरिएंटेशन तक ले जाना है, जिस ओरिएंटेशन में इसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से θ2 एंगल बनाए। तो ध्यान दें कि हमें इसका एंगल θ1 से चेंज करके θ2 तक ले जाना है। अब इस नई कंडीशन में प्लस चार्ज कुछ इस जगह पे और माइनस चार्ज कुछ इस जगह पे है। तो ध्यान दें, इस केस को आप रोटेशन से जुड़ा हुआ केस मान सकते हैं और इसे ट्रांसलेशन के केस के सिमिलर केस बना के इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप ध्यान से समझें। इस ओरिएंटेशन में या इस ओरिएंटेशन में या इनके बीच में किसी आर्बिट्रेरी एंगल पे बनाए गए ओरिएंटेशन में अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूं, यहां पर आप ध्यान दें कि इस केस में डाइपोल पर लगने वाले दो फोर्सेस QE और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले QE हैं, जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। सो ये केस क्लियरली कपल का केस बन रहा है और हम जानते हैं कि एक जैसे फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं तो कपल के इस केस में किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाला गया टोटल टॉर्क सिमिलर ही आता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किस एक्सिस के अबाउट इस टॉर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इस कपल पर लगने वाले नेट टॉर्क को किसी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा वाली कंडीशन में लिखा जा सकता है टाउ वेक्टर इक्वल टू फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को मैं यहां पर QE से प्रेजेंट करूंगा। आप ध्यान देते रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को E माना जा रहा है और वेक्टोरियली मैं इसे E वेक्टर से प्रेजेंट कर रहा हूं। आप ध्यान देते रहे। सो टाउ को लिखा जा सकता है QE इंटू इन दोनों फोर्सेस के बीच का सेपरेशन हमें लिखना होगा। तो क्लियरली Q चार्ज पर लगने वाले फोर्स और माइनस Q चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शंस कुछ इस तरह से बनाई जाएंगी और इनके बीच के डिस्टेंस को आप 2L के साइन थीटा कंपोनेंट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि मैंने डायग्राम θ1 एंगल वाले केस के लिए क्रिएट किया है, लेकिन आप ये माइंड मेकअप रखें कि ना हम θ1 के लिए और ना ही θ2 के लिए ये सॉल्व कर रहे हैं, हम किसी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा के लिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। यही वजह है कि मैंने लिखते समय इसे 2L sin थीटा लिखा है। आप कंफ्यूजन ना करें, θ1 को थीटा मानते हुए ये लिखा जा रहा है। बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिमिट्स को चेंज करके इसे θ1 और θ2 से एसोसिएट करेंगे। सो माइंड मेकअप रखें। सो टॉर्क को लिखा जा सकता है QE इंटू 2L sin थीटा और इस टॉर्क का डायरेक्शन आप समझ सकते हैं कि लगने वाले फोर्सेस के ओरिएंटेशन में अगर मैं अपनी फिंगर्स कर्ल करूं तो इस टॉर्क का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगा। अगर मैं इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड डायरेक्शन को माइनस के कैप कंसिडर करूं, यहां पर आप समझें कि एक्स एक्सिस को I
और y एक्सिस को j कंसीडर करते हुए कुछ इस तरह के फ्रेम में k वेक्टर को आउटवर्ड डिफाइन किया जाता है। सो इस प्रॉब्लम में इनवर्ट डायरेक्शन में लगने वाले वेक्टर को मैं -k से प्रेजेंट कर रहा हूं। आप फ्रेम का ध्यान रखें। सो इस टॉर्क को लिखा जा सकता है QE इंटू 2L साइन थीटा माइनस k कैप। कुछ इस तरह से इस डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क को लिखा जा सकता है उस आर्बिट्रेरी कंडीशन में जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। ये बात आप ध्यान से समझें। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं इस θ1 को थीटा में कन्वर्ट कर दे रहा हूं और एक और डाइपोल का पिक्चर क्रिएट कर ले रहा हूं ताकि आप क्लियरली इसे समझ सकें। अब इस एंगल को आप θ1 मान लें, इस पॉइंट पर चार्ज +q और इस पॉइंट पर -q को कंसीडर करें। सो आप समझ सकते हैं कि पहले यह डाइपोल θ1 कंडीशन में था, इसे θ2 ओरिएंटेशन वाली कंडीशन तक ले जाना है और इस प्रोसेस में होने वाले वर्क डन को कैलकुलेट करना है। थीटा हमने एक आर्बिट्रेरी पोजीशन के लिए कंसीडर किया है। सो टाउ को लिखा जा सकता है किसी आर्बिट्रेरी एंगल के लिए QE इंटू 2L साइन थीटा माइनस k का। अब अगर थीटा ओरिएंटेशन वाले इस डाइपोल को एक स्मॉल एंगल d थीटा तक ओरिएंट कराया जाए तो इस प्रोसेस में जो वर्क होगा उसे हम लिख सकते हैं dw इक्वल टू टाउ डॉट d थीटा। यहां पर आप ध्यान दें कि टाउ डॉट d थीटा वेक्टर को बिल्कुल उस तरह से लिखा गया है जैसे ट्रांसलेशन के केसेस में हम f डॉट dx प्रेजेंट करते हैं। यहां पर फोर्स का रोल टॉर्क प्ले कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने रिप्लेस कर दिया है। d थीटा वेक्टर के ओरिएंटेशन को हमें समझना होगा इस केस में। तो इस डाइपोल को चूंकि θ1 एंगल से θ2 एंगल की तरफ ले जाया जा रहा है तो इसके ओरिएंटेशन को अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड यानी k कैप माना जा सकता है इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली। सो वैल्यूज पुट करने पर dw मिलेगा QE2L साइन थीटा माइनस k कैप डॉट d थीटा k। यहां पर आप ध्यान दें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को E और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को d थीटा से प्रेजेंट कर रहे हैं। जब तक हमने किसी नोटेशन को वेक्टोरियली प्रेजेंट किया है तो उसमें वेक्टर को एसोसिएट किया है। अगर हम बिना वेक्टर के d थीटा लिख रहे हैं तो आप अपना माइंड मेकअप करें। अब मैं इसे एक स्केलर वैल्यू मान रहा हूं, इसकी डायरेक्शन को मैंने सेपरेटली k वेक्टर से प्रेजेंट कर दिया है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं इंटीग्रेशन से तो नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मुझे उन दो लिमिट्स को अप्लाई करना होगा जिन दो लिमिट्स के बीच में आप इस डाइपोल को मूव करा रहे हैं। सो इस प्रॉब्लम के लिए हमें एंगल की वैल्यू θ1 से θ2 तक चेंज करनी होगी। सो नेट वर्क डन कैलकुलेट होगा इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 QE2L साइन थीटा d थीटा विद माइनस साइन। यहां पर ध्यान दें k कैप और k कैप के प्रोडक्ट को 1 और इस माइनस को बाहर कर दिया गया है और अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। थोड़ा मैं इसे और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। आप देख पा रहे हैं कि 2L और Q के प्रोडक्ट के रूप में जो वैल्यू हमें मिल रही है वो डाइपोल मूवमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। इस डाइपोल के लिए इसके मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड को चूंकि ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया गया है और अब हमें साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है θ1 से θ2 लिमिट के बीच में। सो क्या बनेगा एक बार आप ध्यान से देखें, ये होगा W इक्वल टू माइनस PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है और फाइनली हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो क्या वैल्यू बनेगा वर्क डन का एक बार आप समझें। आप ध्यान से देखें ये होगा W इक्वल टू माइनस PE और अब अगर इनसाइड ब्रैकेट में लिमिट अप्लाई करूं तो आप समझ सकते हैं ये बनेगा माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस सेंट्रल माइनस के साथ मिलकर प्लस बन जाएगा। सो ये होगा माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। सो मैं इसे ऑर्डर में लिख रहा हूं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ इस तरह से W की वैल्यू को एक्सप्लेन किया जा सकेगा। W का ये वैल्यू वर्क डन को एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्सेस के कारण डेवलप हुआ है तो हम इसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं इस केस के लिए। सो इस प्रोसेस में कंजर्वेटिव फोर्सेस ने इतना वर्क किया है, यह है माइनस PE cos θ1 माइनस cos θ2। आप ध्यान से देखें
अब वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने किया है, ये बात आप ध्यान से समझें। और इस प्रोसेस में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंजर्वेटिव है, सो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन है। हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन को नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लिखा जा सकता है। सो इस कंडीशन से इस कंडीशन तक ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी में आने वाले चेंज के नेगेटिव को इससे इक्वेट किया जा सकता है। आप ध्यान से देखते रहें। सो इस डाइपोल को रोटेट कराने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है उस चेंज को आप लिख सकते हैं PE cos θ1 माइनस cos θ2। एक बात ध्यान से समझें, अगर ये डाइपोल इनिशियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता और हम इसे थीटा एंगल तक रोटेट करते तो उस केस को फाइंड आउट करने के लिए आपको θ1 और θ2 के प्लेस पे 0 डिग्री और θ डिग्री अप्लाई करने होंगे। सो उस केस में यह आउटकम बनेगा डेल्टा U इक्वल टू PE cos 0 यानी 1 माइनस cos θ। सो PE 1 माइनस cos θ पोटेंशियल एनर्जी में कुछ इतना चेंज आता है जब एक डाइपोल को आप एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन से चेंज करके θ डिग्री ओरिएंटेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को इस प्रोसेस में कुछ इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को अगर कैलकुलेट करना हो तो मैं एक फॉर्मूला यहां पर और लगाना चाहूंगा, आप ध्यान से देखते रहें। यह सब मैं यहां से हटा रहा हूं, यह सब आप समझ चुके हैं। एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाहेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली किसी प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी में होने वाला चेंज सभी फोर्सेस के वर्क डन के सम से दिया जाना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लगने वाले फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट हैं। सो काइनेटिक एनर्जी चेंज को एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन और कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन के सम से दिया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर हम ये माने कि इस प्रोसेस में डाइपोल को स्लोली मूव कराया गया है और उसकी काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल को इक्वल कंसीडर करते हुए लेफ्ट टर्म को 0 लिखा जा सकता है और तब ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा 0 इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब क्लियरली अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना चाहता हूं तो मुझे कुछ इस तरह से इसे प्रेजेंट करना होगा और कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन को अप्लाई करने पर यह बन जाएगा माइनस विथ माइनस P, जिसे मैं P कह सकता हूं, इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। सो कुछ इस तरह से एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को कैलकुलेट किया जा सके। यहां पर आप ध्यान दें कि जब शुरू में आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो आप इलेक्ट्रिक फोर्सेस से बनने वाले टॉर्क का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे। चूंकि वो वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्सेस का वर्क डन था तो मैंने उसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या इस प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखा। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन वो नहीं है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन है। आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है। सो एक स्लो प्रोसेस मानते हुए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को कैलकुलेट किया है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन माइनस PE cos θ1 माइनस cos θ2 है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इसी का निगेटिव होना चाहिए ताकि नेट वर्क डन को 0 जस्टिफाई किया जा सके और इस डाइपोल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज न होने को एक्सप्लेन किया जा सके। इसके अलावा कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करके हम यह भी कैलकुलेट कर पाए हैं कि इस प्रोसेस में इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। सो इस डाइपोल को रोटेट कराने में पोटेंशियल एनर्जी में कुछ इस तरह का चेंज आता है। θ1 और θ2 उन एंगल्स को कहा जा रहा है रिस्पेक्टिवली जो शुरू में और फाइनल कंडीशन में इस डाइपोल ने बनाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। सो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज को, एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाए गए कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन को लिखा जा सकता है। सो इस क्लिप को आप समझ सकते हैं वर्क डन
टू रोटेट अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट केसेस के लिए। थैंक यू।